हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग इस सीरीज का पार्ट 36 देखेंगे। 35 तक हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इस सीरीज में हम लोग सामान्य विज्ञान के उन सारे प्रश्नों का रिवीजन कर रहे हैं जो पूछे गए थे रेलवे ग्रुप डी 2018 के अंदर। 1170 सवाल हम लोगों ने अब तक किया है। आज हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का धात्विक गुण यानी कि मेटालिक कैरेक्टर किस प्रकार परिवर्तित होता है यानी कि बदलता है। जो हमारा आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो जो मेटालिक कैरेक्टर होता है ये घटता है, और जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। हमारा आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। धात्विक गुण आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है, लेकिन समूह में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। समूह में ऊपर से नीचे जब हम आएंगे तो बढ़ेगा। डैश मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग है, मेन थिंकिंग पार्ट है हमारे ब्रेन का। अग्र मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग अग्र मस्तिष्क है। इसमें विभिन्न ग्राही मतलब ज्ञानेंद्रिया, आंख, नाक, त्वचा, जीव, ये सब से जो सूचनाएं आती है इनको प्राप्त करके अग्र मस्तिष्क में भेजा जाता है, क्योंकि इन सब के लिए अलग अलग क्षेत्र होते हैं। अग्र मस्तिष्क के अलग अलग क्षेत्र होते हैं। सुनने, सूंघने, देखने, इन सब से जो हम सूचनाएं प्राप्त करते हैं ये अग्र मस्तिष्क के इन अलग अलग क्षेत्र में जाते हैं। हमारे ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और एक होता है पश्च मस्तिष्क। उसी का भाग ये मेडुला होता है, पश्च मस्तिष्क का। किसी माध्यम की प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को इसके डैश के द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। देखो यहाँ जो परावर्तित है ना, इसके स्थान पर होगा अपवर्तित यानी कि रिफ्रैक्शन। यहाँ हो जाएगा प्रकाश घनत्व। यहाँ प्रकाश घनत्व का मतलब हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिससे हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं यानी कि अपवर्तनांक। तो बी हमारा राइट आंसर। एक अधिक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य कर सकता है। जो शक्ति होता है वो हमें यही बताता है कि कार्य करने की गति क्या है, कौन कितना तेजी से कार्य करेगा, ये बात हम शक्ति से पता लगा लेंगे। तो इंजन काफ़ी शक्तिशाली है, इसका मतलब कम समय में ये अधिक कार्य कर सकता है। जैसे एक हवाई जहाज कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय करता है, अतः हवाई जहाज कार से अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि हवाई जहाज कम समय में अधिक दूरी तय करता है कार की तुलना में। तो जो हवाई जहाज है वो अधिक शक्तिशाली है। यह निम्न में से किसका उदाहरण है? शक्ति का उदाहरण है। बहुत ही सिंपल सवाल है, अब इससे आसान क्या चाहिए। आवृतबीजी पौधों की पत्तियों में डैश प्रकार की शीरा रचना होती है। शीरा रचना या फिर शीरा विन्यास बोल दो, विनेशन बोल दो। जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं इनमें आपने 2 ग्रुप्स पढ़े होंगे। ये 2 ग्रुप्स हैं, मोनोकॉट्स और एक दूसरा है डाइकॉट्स। मोनोकॉट्स जैसे कि केला, बांस, घास, ये सब। मोनोकॉट्स की जो पत्तियां होती है, जो कि यहां पर दिखाया गया है, इनमें होता है पैरेलल विनेशन। पैरेलल विनेशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं समानांतर शीरा विन्यास। समानांतर शीरा विन्यास, जैसे कि ये देखो, ये केले के पत्ते हैं, यहाँ पर इनकी जो शिराएं होती है वो इस प्रकार से पैरेलल होती है एक दूसरे के। डाइकॉट्स की जो पत्तियां होती है इनमें होता है रेटिकुलेट विनेशन। हिंदी में बोलते हैं जालिका रूपी शीरा विन्यास। जालिका रूपी शीरा विन्यास, ये देखो आपको नेटवर्क्स दिख रहे हैं यहाँ पे, जालिका रूपी शीरा विन्यास। तो ये 2 तरह के शीरा विन्यास होते हैं एंजियोस्पर्म के अंदर। सी हमारा राइट आंसर। 16 ग्राम ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या होती है। ऑक्सीजन है ये, इसका द्रव्यमान 16 होता है। अगर मैं इसमें ग्राम लगा दूं तो यही 1 मोल के बराबर कहलाएगा, और 1 मोल में कितने परमाणु हो जाएंगे? एवोगाद्रो नंबर के बराबर 6.022 × 10⁻23। बी हमारा राइट आंसर। मतलब आपसे 16 ग्राम दे रखा था ना, तो इनडायरेक्ट वे में आपको 1 मोल दे रखा था। 1 मोल में एवोगाद्रो नंबर के बराबर परमाणु इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि यहाँ पर एटम दे रखा है।
अगर यहीं पर इसके स्थान पर मान लो कोई मॉलिक्यूल दे रखा होता जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, तब एवोगाद्रो नंबर के बराबर में मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। जब आप अपनी हथेली पर एसीटोन डालते हैं, आपकी हथेलियों में ठंडक महसूस होती है। दी गई अभिक्रियाओं में से ऐसा किस एक के कारण होता है? तो एसीटोन का वाष्पीकरण होता है। हथेली पर डालने से एसीटोन का वाष्पीकरण होता है और वाष्पीकरण से ही शीतलता आती है, कूलिंग इफेक्ट। एसीटोन का इस्तेमाल किया जाता है नेल पेंट को हटाने में, नेल पेंट जो होता है इसको रिमूव करने में। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेल पेंट को रिमूव करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? एसीटोन का। बहुविखंडन के द्वारा डैश एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित होते हैं। ईस्ट एंड हाइड्रा बडिंग के द्वारा, मुकुलन के द्वारा, जिसमें जो हाइड्रा है ये पुनर्जनन भी कर सकता है। प्लाज्मोडियम में होता है मल्टीपल फिजन यानी कि बहुविखंडन। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत बोल दो या फिर अनवीकरणीय स्रोत बोल दो। पारंपरिक स्रोत या फिर अनवीकरणीय स्रोत जिनका पुनः भंडारण नहीं हो सकता, करोड़ों वर्ष लगेंगे इसको दोबारा से बनने में। एक उदाहरण की पहचान करें। आंसर हमारा प्राकृतिक गैस हो जाएगा। प्राकृतिक गैस बोल दे, पेट्रोलियम बोल दे, कोयला बोल दे, ये सारे जो है ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का विलयन डैश होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये धातु का ही ऑक्साइड है, तो क्षारीय होगा। डी हमारा राइट आंसर। उभयधर्मी में क्या याद रखना है आपको? जिंक ऑक्साइड और Al2O3 एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। उदासीन में मैंने आपसे कहा था कार्बन मोनोऑक्साइड याद रखो, नाइट्रिक ऑक्साइड याद रखो और नाइट्रस ऑक्साइड याद रखो। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। जब एक धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है? धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो धात्विक ऑक्साइड बनता है, जैसे कि मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। तो ये धातु है और ये धात्विक ऑक्साइड है। हमारा आंसर सी हो जाएगा। अगर धात्विक ऑक्साइड जल में घुलनशील है, अगर ये जल में घुलनशील है तो हम अभिक्रिया करवाएंगे पानी के साथ तो ये उसका हाइड्रोक्साइड बनाएगा, अगर जल में घुलनशील है तो। निम्न में से किस तत्व को वंडर एलिमेंट कहा जाता है? हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर जो टाइटेनियम है इसको वंडर एलिमेंट कहा जाता है। और मरकरी को क्या कहा जाता है? क्विक सिल्वर। मरकरी को कहा जाता है क्विक सिल्वर। सीने बार इसका एक अयस्क है। सीने बार इसका एक अयस्क है। मरकरी का जो अयस्क होता है ये एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान में रखिएगा। सीने बार। वर्गीकरण के विभिन्न पद अनुक्रमों में किस समूह में अधिकतम समान लक्षण वाले जीव की संख्या सर्वाधिक है? यह टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। जाति मिलकर के वंश का निर्माण करते हैं, वंश मिलकर के कुल का निर्माण करते हैं, कुल मिलकर के गण का निर्माण करते हैं, गण मिलकर के वर्ग का निर्माण करते हैं, और वर्ग मिलकर के फाइलम का निर्माण करते हैं जंतु के केस में, और फाइलम के स्थान पर हम लोग डिवीजन शब्द का इस्तेमाल करते हैं पादप के केस में, और यही फाइलम या फिर यही डिवीजन मिलकर के किंगडम का निर्माण करते हैं। जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं, तो जो कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं ये घटते हैं। हमसे पूछा है समान लक्षण वाले जीवों की संख्या सर्वाधिक है। आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा जीनस। ठीक है, जीनस ए हमारा आंसर हो जाएगा। और सबसे कम हो जाएगा, यानी कि असमान लक्षण वाले जीवों की संख्या सर्वाधिक है किंगडम के अंदर। निम्नलिखित में से सबसे दुर्बल अम्ल डैश है। ये 4 अम्ल आपको दे रखे हैं। सबसे मजबूत है इसमें हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल यानी कि HF, सबसे मजबूत ये है। उसके बाद ये है 2, उसके बाद है ये 3 फॉर्मिक अम्ल, और उसके बाद है ये 4th बेंजोइक अम्ल। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सबसे कमजोर यही है। देखो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है यानी कि जो अम्लता है ये हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर इसको निकालना आसान नहीं है। इसको निकालने के लिए जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, मेजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, कंजुगेट बेस क्या होता है, इन सारे चीज़ों का ज्ञान चाहिए, तब जाकर के आप ये बता पाओगे कि कौन एसिड किससे मजबूत है, किससे कमजोर है। इसीलिए यहाँ पर आपको इन चारों के केस में रटना होगा। आपको यहाँ पर रटना होगा कि कौन किससे मजबूत है, कौन किससे कमजोर है। तो ये मैंने आपको ऑर्डर यहाँ पर बता दिया। हमारा आंसर यहाँ पर बी बेंजोइक एसिड हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है, आप क्या बोलोगे? बेंजीन है। इसी बेंजीन पर आप COOH जोड़ दो, यानी कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है
ये जोड़ दो, यही होता है बेंजोइक एसिड। यही होता है बेंजोइक एसिड। फिर से बता दो आप, ये क्या है? बेंजीन है। इस पर आप ये जोड़ दो, आप OH जोड़ दो, ये हो जाएगा फेनॉल। ये हो जाएगा फेनॉल। फिर से बता दो आप, ये क्या है? ये है बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। C6H6, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन। इस पर आप CH3 लगा दो, इसे बोलते हैं टोल्यून। इसे बोलते हैं टोल्यून। आपने TNT का नाम सुना है? TNT, ट्राई नाइट्रोटोल्यून। ये है एक्सप्लोजिव मटेरियल, विस्फोटक पदार्थ होता है, बम बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। TNT, ट्राई नाइट्रोटोल्यून, यही वाला टोल्यून होता है। ये हो गया टोल्यून। और यहां देखो ट्राई नाइट्रो है, ट्राई नाइट्रो, ट्राई का मतलब 3 और नाइट्रो का मतलब होता है NO2। NO2 ग्रुप को हम लोग नाइट्रो ग्रुप बोलते हैं। तो यहां पर 3 नाइट्रो ग्रुप आप जोड़ दो, ये हो गया संरचना सूत्र TNT का। सोना निम्न में से किस में घुलनशील है? सोना, चांदी, प्लेटिनम, इन सब को अपने में घोल लेता है एक्वा रेजिया। निश्चित अनुपात का नियम किसने प्रतिपादित किया? निश्चित अनुपात का नियम, रासायनिक संयोजन के 2 नियम, निश्चित अनुपात का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। निश्चित अनुपात का नियम जोसेफ प्राउस्ट ने दिया। दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित कथन के लिए सही विकल्प का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरें। डैश तत्व में इलेक्ट्रॉनों को खोने की सबसे बड़ी प्रवृत्ति होती है। धातु के पास प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉन खोने की, अधातु के पास एक्सेप्ट करने की। धातु इलेक्ट्रॉन का दान करती है, अधातुएं उसको ग्रहण करती है, एक्सेप्ट करती है। यहां पर धातु है आयरन। सी हमारा राइट आंसर। आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। देखिए यहां पर जो शरीर लिखा हुआ है इसका मतलब लेना है आपको बॉडी। और बॉडी कौन सा? ऑब्जेक्ट वाला। भौतिकी के अंदर जो हम लोग बॉडी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वस्तु, इसी को हम लोग बोलते हैं पिंड। ये जंतु वाला बॉडी नहीं है, प्लांट बॉडी, एनिमल बॉडी वाला बॉडी नहीं है। ये गूगल ट्रांसलेशन का कमाल है। बोर्ड वाले ने अंग्रेजी में टाइप किया होगा और हिंदी में वहां पर बॉडी का मतलब शरीर दिखाया होगा। इसको अगर मैं अंग्रेजी में अनुवाद करूं तो कुछ इस प्रकार से बनेगा कि एनर्जी एक्वायर्ड बाय द बॉडी ड्यू टू चेंज इन शेप। शेप भी हो सकता है, साइज भी हो सकता है। एनर्जी एक्वायर्ड बाय द बॉडी ड्यू टू चेंज इन शेप इज नोन एज। तो आकार या फिर आकृति में बदलाव के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम लोग स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। और यहाँ पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा भी है, प्रत्यास्थ भी है। हमारा आंसर यहाँ पर प्रत्यास्थ हो जाएगा। प्रत्यास्थ का मतलब होता है पोटेंशियल, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। प्रत्यास्थ का मतलब इलास्टिक होता है, मैंने शायद पोटेंशियल बोल दिया है। प्रत्यास्थ का मतलब इलास्टिक होता है। इलास्टिक ऑब्जेक्ट क्या होता है? इलास्टिक ऑब्जेक्ट हम लोग किसको बोलते हैं? जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, आपने इस पर बल लगाया और आपने इसके शेप को चेंज कर दिया। अब जैसे ही आपने इस बल को हटाया इसके ऊपर से, ये वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में चला आता है, यानी कि पहले वाली स्थिति में ये चला आएगा। तो हम बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है इलास्टिक है, यानी कि परमानेंटली ये डिफॉर्म नहीं होता है। बल लगाएंगे डिफॉर्म हो जाएगा, वापस हटाएंगे पहले जैसा हो जाएगा। हम बोलेंगे कि ये इलास्टिक ऑब्जेक्ट है। अब जो जितनी जल्दी पहले जैसी स्थिति में वापस आ जाएगा, हम बोलते हैं वो उतना ही ज़्यादा इलास्टिक है, यानी उनकी जो इलास्टिसिटी है वो उतनी ही अधिक है, प्रत्यास्थता उतनी ही अधिक है। जो जितना जल्दी वापस पहले स्थिति में आ जाएगा बल हटाने के बाद। तो अब जैसे ही हमने इस पर बल अप्लाई किया, ये इसका शेप चेंज हो गया। अब इसके पास जो एनर्जी स्टोर्ड है इसी को बोलेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे ही बल हटाएंगे इसी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के कारण ये अपने पहले जैसी स्थिति में वापस आ जाएगा। गति का दूसरा नियम डैश से संबंधित है। गति का दूसरा नियम, जो हमारा बल बराबर द्रव्यमान गुने में त्वरण होता है, यही होता है गति का दूसरा नियम। न्यूटन के गति का दूसरा नियम। ये जो बल बराबर है हम इसको लिख सकते हैं द्रव्यमान, और त्वरण बराबर होता है हमारा v माइनस यू बट्टे में t, यानी कि वेग में परिवर्तन बट्टे में समय। इसी को हम ये भी लिख सकते हैं mv माइनस mu बट्टे में t। अगर आप ध्यान से देखो,
ये जो mv है ये द्रव्यमान गुणे में अंतिम वेग है, तो ये आ जाएगा यहाँ से अंतिम संवेग। यह है द्रव्यमान गुणे में प्रारंभिक वेग, तो यहाँ से आ जाएगा प्रारंभिक संवेग। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर pf माइनस पी बट्टे में t, यानी कि संवेग में परिवर्तन और बट्टे में समय। तो जो हमारा गति का द्वितीय नियम होता है ये होता है, एक्चुअल में ये होता है, इसी से हम लोग ये लिखते हैं। तो संवेग हो जाएगा हमारा आंसर, बल बराबर संवेग में परिवर्तन का दर। पॉलिश सतह पर प्रकाश की एक किरण सतह पर मिलने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे कहा जाता है। एक पॉलिश्ड सरफेस है, जैसे कि जिस आईने में आप अपने फेस को देखते हो, शक्ल देखते हो, वो भी क्या है, पॉलिश्ड है। इस पॉलिश्ड सरफेस पे प्रकाश की किरण गिरती है, मान लो ये एयर है, और इसी माध्यम में लौट जाती है, इसी माध्यम में लौट जाती है, यानी कि वायु में प्रकाश की किरण गिरी है और वायु में ही लौट गई, इसे परावर्तन बोलते हैं। और अपवर्तन में क्या होता है, माध्यम चेंज हो जाता है। अपवर्तन के केस में माध्यम चेंज हो जाता है, ये परावर्तन है, उसी माध्यम में प्रकाश की किरण जो है लौट जाती है। हमारा आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। देखो प्रतिवर्तन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर प्रतिवर्तन का मतलब परावर्तन ही है। ये हमारा पार्ट नंबर 36 था। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।